पिछली कहानी में अभी तक हमने देखा कि कैसे उस हवेली के भूतिया आईना ने गांव वालों को परेशान किया। जो भी इस आईने के सामने जाता, आईना उसका ही प्रतिबिंब लेकर उसे मार देता और इसकी लाश को आईने के अंदर ही ले जाता। जब राहुल ने अपनी बहन को बचाने के लिए उस पर पत्थर चलाया तो आईना टूट गया और आईने के अंदर से जो आत्मा निकला वो मुन्नी के अंदर प्रवेश कर गया। आइए अब जानते हैं आगे क्या हुआ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। यह एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। यहाँ बहुत खुशहाली थी, खुशी खुशी सब लोग रहते थे। किसान अपनी खेती करते और अपना गुजारा करते हैं। सब कुछ खुशी खुशी अच्छे से चल रहा था। यहाँ के राजा बहुत दयालु थे, हमेशा अपने प्रजा के हित में फैसला लेते थे। दूर दूर से लोग राजा के पास न्याय मांगने आते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह राजा गलत फैसला नहीं लेते हैं। वो हमेशा प्रजा की मदद करते थे, इसी कारण वहाँ की प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। अरे भाई छगन, मुझे एक बात समझ नहीं आती। राजा हमारे इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, पर उन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अरे भाई मदन लाल, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राजा को उनकी पसंद की लड़की मिली नहीं अभी तक। जब मिल जाएगी तो वो विवाह कर लेंगे। एक बार राजा सैर के लिए निकलते हैं। काफ़ी दूर चलते चलते उन्हें प्यास लगती है। इधर उधर पानी के लिए ढूंढते हैं पर कहीं मिलता नहीं। वो पानी की तलाश में और आगे बढ़ जाते हैं। पानी की तलाश करते करते वो एक नदी के पास जा पहुंचते हैं। राजा वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि नीली कपड़ों में थी। राजा उसके पास जाके देखते हैं, वो काफ़ी सुंदर थी और वो बहते हुए पानी का आनंद उठा रही थी। राजा एकटक उसे देखे ही जा रहे थे, मानो वो उसकी खूबसूरती के कायल हो चुके थे। सुनो लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की एकदम से चौंक के खड़ी हो जाती है कि किसने मुझे आवाज़ दिया। बताओ तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? मैं पास के गांव में रहती हूँ और यहाँ हर रोज टहलने आती हूँ। आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं इस राज्य का राजा हूँ और प्यास लगी तो सोचा थोड़ा पानी पी लूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम इस राज्य की रानी बनना चाहोगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है। रानी विवाह के लिए मान गई। अब वो दोनों साथ में चले गए। धूमधाम से दोनों का विवाह हो जाता है। अब राजा के साथ रानी भी न्याय की गद्दी पर बैठती। लेकिन रानी को ये सब पसंद नहीं था कि वो भरी सभा में जाए। वो अकेले रहना पसंद करती थी। धीरे धीरे रानी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होने लगा था। वो किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। रानी बस अपने कमरे में ही बंद रहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा आईने के पास ही रहती थी और अपनी खूबसूरती को निहारती थी। राजा को एक बात की चिंता और सताने लगी थी कि उसके राज में लोगों की संख्या कम होते जा रही थी। लोग गायब हो रहे थे। एक बार राजा सैर के लिए निकले। जाते समय रास्ते में जंगल पड़ा। वहाँ पर उनकी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पड़ी जो कि मनुष्यों के कंकालों से भरी पड़ी थी। बहुत सारे कंकाल लटक रहे थे। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बरगद के पेड़ पर लटक रहे कंकाल आखिर किसके हैं। जब जांच कराई गई तो पता चला ये उन्हीं गांव वालों की लाश के कंकाल हैं जो लापता हो गए थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कर कौन रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए राजा एक महाज्ञानी पंडित के पास जाते हैं। गुरुदेव, हमारे राज्य में बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग गायब हो जा रहे हैं और उनकी लाश कोई पेड़ से लटका जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। कृपया आप सही दिशा निर्देश दीजिए।
आप ही कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। पंडित सारी बातें समझ गए। उन्होंने कहा, ये काम इसी राज्य के किसी एक व्यक्ति का है जो कि मनुष्य नहीं है, वो एक पिशाच है। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि वो पिशाच आखिर है कहाँ, किसके घर का वो सदस्य है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? दिन प्रतिदिन एक एक आदमी गायब होते जा रहे हैं, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। ध्यान से सुनो मेरी बातों को। कल पूर्णमासी की रात है, चांद पूरा गोल होगा। कोई भी पिशाच अपनी शक्तियों को पूर्णमासी की रात को दुगना करना चाहता है। तुम मुझे ये बताओ कि ये घटना कब से हो रही है? पहले तो नहीं होती थी कभी? नहीं, पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये कुछ दिनों से ही हो रहा है। मुझे ये बताओ, बीते कुछ दिनों में गांव के बाहर से कोई इंसान आया है क्या यहाँ? नहीं, बाहर से तो ऐसा कोई नहीं आया है। तुम्हारी शादी कब हुई है? कुछ दिन हो गए। क्या ये घटना उसके बाद से ही हो रही है? राजा कुछ देर सोचने के बाद, हाँ, ये घटना तो मेरी शादी के कुछ दिन बाद से ही हो रही है। मुझे तुम्हारी पत्नी पर ही संदेह हो रहा है। मुझे इन सब के पीछे उसी का हाथ लग रहा है। पंडित जी, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? वो एक मासूम लड़की है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में? कृपया आप अपने तंत्र मंत्र या कोई और विद्या से ये पता लगाइए कि आखिर कौन है इन सब के पीछे। तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो सुनो, मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करना, और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, हमारी पत्नी को भी नहीं। पूर्णमासी की रात है, तुम सोना मत, बस सोने का ढोंग करना। तुम अपनी पत्नी पर नजर रखना कि अगर वो कहीं गई तो उसका पीछा करना कि वो कहाँ जाती है। अगर मेरी बात सच निकली तो वो जरूर पूर्णमासी की चांदनी रात में हवन करेगी अपनी शक्ति को दोगुना करने के लिए। ठीक है पंडित जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर राजा अपने महल वापस आ जाते हैं। अगले दिन रात को दोनों सोने चले जाते हैं। राजा सोने का नाटक करता है। फिर रानी चुपके से उठ के बाहर जाने लगती है। राजा भी उठ जाता है। वो उसका पीछा करता है धीरे धीरे। राजा वहीं पेड़ के पीछे से छुप के देखता है कि ये आखिर जा कहाँ रही है। अब राजा को डर भी लग रहा था कि कहीं पंडित की कही बातें सारी सच ना हो जाए। राजा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद जब वो रानी को देखता है तो हैरान हो जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिससे उसने शादी किया था। राजा उसके तरफ आगे बढ़ता है और आवाज़ देता है, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ? उठो जल्दी। रानी उठकर खड़ी हो जाती है। रानी का भयानक रूप देखकर राजा चौंक जाता है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं नहीं जाऊंगा, और तुमने भी गांव वालों के साथ धोखा किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सजा दोगे? अभी देखो मैं क्या करती हूँ। राजा भागने लगता है। भागकर वो महल आ जाता है और देखता है कि रानी तो बैठकर अपने बाल बना रही है। राजा सब समझ जाता है, ये वही पिशाच है जो रूप बदलकर मेरे पास रह रही है। राजा उससे सवाल करता है, कौन हो तुम और क्या करने आई हो यहाँ? मुझसे तुम्हारा क्या दुश्मनी है? आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन खबरदार, अगर आपने यह बात किसी को बताया तो जो आज आपने देखा वह किसी को नहीं बताना, वरना आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा। राजा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और सीधा उसी ज्ञानी पंडित के पास जाता है जिसने उसे बताया था। वो सारी बातें बता देता है। ज्ञानी पंडित समझ जाता है कि अब क्या करना है। वो राजा से बोलता है, तुम अभी घर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ तुम्हारे पास। राजा वहाँ से चला जाता है। पंडित अपने साथ किसी को लेकर के आता है। आप आ गए पंडित जी, मुझे अपने राज्य की बहुत चिंता हो रही है, कृपया इसका समाधान कीजिए। तुम चिंता ना करो, समाधान के लिए ही मैं इसे अपने साथ लेकर के आया हूँ। अब ले चलो मुझे उसके पास। आइए, लेकिन जरा संभाल कर।
रानी वहीं आईने के पास बैठी अपने बाल संवार रही थी। उठ दुष्ट पिशाचिनी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ अब। कौन है तू? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरा अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब वो देखता है कि इसे हराना नामुमकिन है, तो वो उस पिशाचिनी को उसी शीशे में कैद कर देता है। ये ले दुष्ट, तुम्हारा अंत तो नहीं हो सकता है, लेकिन अब तू किसी का कुछ कर भी नहीं सकती। तू यहाँ जिंदगी भर कैद रहेगी। बाहर निकालो मुझे, मैं तुम सबको मार दूंगी। बाहर निकालो मुझे। ना तू निकल सकती है ना तेरी आत्मा। तेरी आत्मा यहाँ से तभी निकल सकती है जब किसी मासूम बच्ची की वजह से यह शीशा फूटेगा। पिशाचिनी को शीशे में कैद करके सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुनो राजकुमार, जितना जल्दी हो सके इस महल को खाली कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर आए और किसी की वजह से ये शीशा फूटे और ये पिशाचिनी फिर से आजाद हो जाए। बिल्कुल, मैं ऐसा ही करता हूँ। आज के आज मैं इस महल को खाली करवा देता हूँ। पूरे महल को खाली करवा दिया गया। अब मुन्नी के साथ क्या हुआ, क्या होगा गांव वालों का? कैसे गांव वालों को और मुन्नी को आज़ादी मिलेगी उस आत्मा से? अगली वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर और कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।